1 जनवरी 1973 को पटना में जन्मे आनंद कुमार रामानुजम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स नाम की एक शिक्षण संस्था पटना में चलाते हैं। इस संस्था में हर साल 30 गरीब छात्रों को निःशुल्क आईआईटी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा की कोचिंग देते हैं और इनमें से ज्यादातर छात्र कामयाब होते हैं। 2008, 2009 और 2010 में तो इनके द्वारा पढ़ाए गए 30 में से 30 छात्रों ने आईआईटी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर आनंद आज देश के लाखों युवाओं के रोल मॉडल बन चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर दलाई लामा और भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तक आनंद की प्रतिभा के कायल हैं। दुनिया भर की बड़ी से बड़ी नामचीन पत्रिकाओं फोकस, न्यूज़वीक, टाइम, मैथ डाइजेस्ट तक ने जहां आनंद की तारीफ में कसीदे गढ़े, तो वहीं डिस्कवरी चैनल ने तो इन पर आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री ही बना डाली। महज 9 साल के सफर में आनंद इंटरनेट की दुनिया में भी छाए हुए हैं। आज हम आपको आनंद जी की कामयाबियों, चुनौतियों और इनकी जिंदगी के तमाम अनछुए पहलुओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। आनंद जी, आपका स्वागत है हमारी खास पड़ताल एक मुलाकात में। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बचपन, पढ़ाई लिखाई और माता पिता के बारे में कुछ बताइए। हमारे पिताजी गांव से पटना शहर आए थे रोजगार की तलाश में। वे पत्र छाटक थे डाक विभाग में। उन्होंने बहुत प्रयास किया, उनकी इच्छा थी कि बेटा पढ़े, लेकिन पैसे का अभाव था, इसलिए मैं वहाँ के एक सरकारी स्कूल में, पटना हाई स्कूल में पढ़ता था। हमारी माताजी हाउसवाइफ थी। मेरा बचपन से ये सपना रहता था कि बड़ा होके एक वैज्ञानिक बनूं, एक साइंटिस्ट बनूं। उस जमाने में हमारे लिए कोई फिल्मी हीरो नहीं थे, कोई क्रिकेटर हीरो नहीं थे। न्यूटन, आइंस्टीन और रामानुजन हमारे हीरो हुआ करते थे। उनके बायोग्राफी को मैं पढ़ता था और इस दुनिया में इस ख्यालों में खोया रहता था कि आगे मुझे बड़ा होकर वैज्ञानिक बनना है, बड़ा मैथमेटिशियन बनना है। यही मेरा बचपन था। सुपर 30 का आइडिया सबसे पहले आपके जेहन में दरअसल आया कब? दरअसल में मैथमेटिक्स से मेरा जब बहुत लगाव बढ़ा तो हमारे कुछ पेपर, कुछ प्रॉब्लम्स बाहर के जर्नल्स में भी छपे। बाद में मैंने कैम्ब्रिज के लिए आवेदन भेजा, अप्लाई किया एडमिशन के लिए। वहाँ से एडमिशन का ऑफर भी आया। पूरा स्कॉलरशिप नहीं था। आर्थिक स्थिति हमारी बहुत खराब थी और हमारे पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद में गरीबी को बहुत नज़दीक से कई दफ़ा बड़ा दर्दनाक गरीबी को महसूस किया। तो मुझे लगा हमारे जैसे लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे इस देश में हैं जो पैसे के अभाव में जिनकी पढ़ाई छूट रही है, क्यों नहीं इन बच्चों के लिए कुछ किया जाए। और यही सुपर 30 का शुरुआत का कारण बना। सुपर 30 ने अब तक 9 साल के सफर में किस किस तरह की चुनौतियां झेली हैं? बहुत सारी चुनौतियां थी। शुरुआती दौर में बच्चों में विश्वास दिलाना कि हम लोग पढ़ाएंगे, आपका बेहतर रिजल्ट होगा, यही अपने आप में बहुत कठिन बात थी हम लोगों के लिए। उसके बाद मैं किसी से कोई डोनेशन न लेता हूँ, न सरकार से मैं कोई पैसे लेता हूँ, न कोई प्राइवेट एजेंसी से। तो उनके लिए फंड अपने से रेज करना भी एक चुनौती हमारे पास थी। बाद में कोचिंग माफियाओं ने हमला किया, जानलेवा हमला किया, गोलियां चलाई, चाकू तक चलाया। तो उन सभी से निपटते हुए सुपर 30 को एक मुकाम तक पहुंचाना सही में एक चैलेंजिंग जॉब था हमारे लिए और आज भी है। रामानुजम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स नाम की आपकी शिक्षण संस्था है। रामानुजम का नाम कैसे ख्याल आया? मैंने अभी बताया कि बचपन में मेरा बड़ा शौक था कि बड़ा मैथमेटिशियन बनूं, MIT में, कैम्ब्रिज में जाकर कुछ शोध करूं और बड़ा अच्छा रिसर्च निकल के सामने आए। लेकिन उस दरमियान मुझे अवसर नहीं मिला। लेकिन मैं रामानुजन से काफ़ी प्रभावित हुआ। उन्होंने बड़े कम एज में ऐसे आश्चर्यजनक रिजल्ट निकाले, दुनिया के सामने, गणितज्ञों के सामने प्रस्तुत किया कि आज भी कई रिजल्ट और उसके प्रूफ रिसर्च का विषय बने हुए हैं। तो उनके कैरेक्टर से, उनके प्रतिभा से मैं बहुत प्रभावित था और मैंने अपने स्कूल का नाम रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स रखा। आप बनना तो चाहते थे वैज्ञानिक, लेकिन बन गया टीचर। अच्छा है, मैं वैज्ञानिक बनना चाहता था। उस समय भी मन में कहीं न कहीं मेरे भीतर एक टीचर छिपा हुआ था। अब मैं बचपन से ही जब अपने जूनियर्स को पढ़ाता था, अपने निचले क्लास के बच्चों को ऐसे ही पढ़ाता था शौकिया तौर पर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। हमारा जो कार्यक्रम है एक मुलाकात,
इसके सबसे ज़्यादा दर्शक युवा वर्ग से आते हैं। इस युवा वर्ग में से कोई नौजवान छात्र यदि आपके सुपर 30 का पार्ट बनना चाहे तो उसे क्या करना होगा? बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए हम लोग हर साल 10th 12th के परीक्षा के बाद यानी कि अप्रैल महीने में इसकी प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं और मई महीने में टेस्ट लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि बच्चों में कितना बेसिक ज्ञान है। ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है कि बच्चा में कितना नॉलेज है, ये महत्वपूर्ण है उसमें जुनून की कैसा है। इसके लिए हम लोग एक रिटेन टेस्ट लेते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं और साथ साथ ये भी जरूर जांचने का प्रयास करते हैं, हमारी टीम करती है कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होनी चाहिए। क्या सिर्फ आर्थिक स्थिति कमजोर होना ही एक पैमाना हो? मान लीजिए कोई मीडियम वर्ग से आता हो, मध्यम वर्गीय परिवार से आता हो, उस बच्चे में पढ़ने का जुनून हो, तो क्या आप उसे नहीं पढ़ाएंगे? हाँ, मध्यम वर्गीय परिवार में जो हम लोग जिसको लोअर मिडिल क्लास फैमिली कहते हैं और उसका बच्चा भी काफ़ी टैलेंटेड है उस वर्ग का, तो हमारे स्कूल में उस बच्चे का स्वागत है। ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें मेरिट होना चाहिए, उसमें पढ़ने की लगन होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। जरूर। सुपर 30 क्या आगे चलकर सुपर 60 या सुपर 100 भी बनेगा? ये मैं अक्सर चाहता हूं कि सुपर 30 का विस्तार हो, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट बढ़े, लेकिन हमारे सामने एक समस्या आती है ऐसे बच्चों को खोजना कि जो काफ़ी अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हों, लेकिन अपनी जो बीच की बात है, अपने भीतर की बात है, उसे बचाए रखें और उनके माता पिता उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। ये बड़ा कठिन बात होता है, नहीं तो बच्चे तो काम में लग जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि बच्चों की संख्या बढ़े, लेकिन थोड़ा इसमें कठिनाई का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। अब हम लोग दूसरे राज्यों में भी टेस्ट लेना शुरू कर रहे हैं, जिससे उम्मीद है कि और अधिक बच्चे मिलेंगे। यानी कि आपकी गाड़ी बिहार से निकलकर दूसरे राज्यों की तरफ भी रुख करेगी? जरूर। हमारे लिए पूरा भारतवर्ष एक है। कोई भी बच्चा, हर राज्य में कहीं दिखाई पड़ने वाली कहीं छिपी गरीबी है। हर बच्चा जो अंडर प्रिविलेज है लेकिन चाहता है कि मैं पढ़ूं, उसकी पढ़ाई न रुके पैसे के चलते, यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। आपके हिसाब से बच्चों को आप क्या मूल मंत्र देंगे किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए? सबसे बड़ी बात है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स उनका क्लियर हो। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो विषय का, इसके लिए वो जब तक उस विषय में उनका इंटरेस्ट न हो, उस विषय को न चुने। बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ज़्यादा फालतू किताबों में, नोट्स में, कोचिंग में, भटकाओं में न रहे और एक लगन के साथ अगर वो तैयारी करते हैं तो जरूर उनको सफलता मिलेगी। क्या आपको लगता है कि सिर्फ कोचिंग के सहारे ही आईआईटी या सिविल सर्विसेज जैसी परीक्षाओं को क्लियर किया जा सकता है? दरअसल में हमारी सरकार के लिए भी हमारी सलाह है कि जो आईआईटी, यूपीएससी, इन सब के क्वेश्चन का जो लेवल होता है इन सबों का, और जो ग्रेजुएशन का या +2 का लेवल है, उन दोनों के बीच में एक गैप है। तो कहीं ना कहीं कुछ इस बात की जरूरत है कहीं ना कहीं कि इस गैप को, इस खाई को कमी लाई जाए इसमें, ताकि कोचिंग की जरूरत न पड़े। वरना अमीर बच्चे तो कोचिंग कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं वो नहीं कोचिंग कर पाते हैं और वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। ये बड़ी दुखद बात है। और एक मुलाकात में यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार से यह बातचीत जारी रहेगी। कल की सुर्खियां, आज की होने वाली घटनाएं, देश और दुनिया का हाल, उपलब्धियां जो होंगी बेमिसाल, राजनीति, वाणिज्य, मनोरंजन और खेल की खबरों की समीक्षा। कैसे करें आपके नए दिन की शुरुआत जो आपको रखे स्वस्थ। देखें हमारे साथ नया सवेरा, जब हम बोले भारत और दुनिया को सुप्रभात। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है एक मुलाकात में। आज हमारे खास मेहमान हैं मेहनतकश आनंद कुमार। अभी आपकी मुलाकात हुई थी कपिल सिब्बल जी से, मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। आपने कुछ सुझाव दिया था कि आईआईटी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के तरीके में कुछ बदलाव लाया जाए। हमने उनको सुझाव क्या रिक्वेस्ट किया था, आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं
और 2-2 बार उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर आप सही में चाहते हैं कि आईआईटी में दूर दराज के गांव का बच्चा भी पार्टिसिपेट करे और उस संस्थान तक पहुंचे, तो इसके लिए कम से कम आईआईटी में 3 मौका देना चाहिए। कम से कम अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र बच्चों के लिए जरूर देना चाहिए। वरना क्या होता है कि बच्चे नहीं जान पाते हैं आईआईटी क्या है, उस खाई को नहीं भरपाई कर पाते हैं। इसलिए 3 मौका अगर मिलता है बच्चों को, तो जरूर ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चे इसमें सफल होंगे। आपके हिसाब से क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए? पहला, जैसा कि हमने बताया कि आईआईटी में प्रवेश परीक्षा में भी 2 ही मौके दिए जाते हैं, जबकि और कोई भी परीक्षा में 3 या उससे अधिक है। तो इस मौके को बढ़ाया जाए, कम से कम 3 किया जाए। दूसरी बात है, जो क्वेश्चन का लेवल है वो +2 पर आधारित हो। बच्चों को एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत ना पड़े, बल्कि उनके तर्क की क्षमता कितनी है, उनके सोचने की क्षमता कितनी है, और साथ साथ उनके +2 की पढ़ाई की कितना उनका ज्ञान है, इसका टेस्ट हो। कहते हैं कि जब कोई भी इंसान कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जाता है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है अपने आप को ईमानदार बनाए रखना। आपको महसूस होता है? एकदम होता है। बहुत बार बहुत लोगों का प्रेशर आता है कि भाई हमारे बच्चे को सुपर 30 में रख लीजिए, बच्चा योग नहीं होता है। या बहुत अमीर घर के बच्चे होते हैं जिनके माता पिता कहते हैं भाई लीजिए, डोनेशन ले लीजिए, रख लीजिए। तो इस तरह की बाधाएं आती है। कभी कभी तो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस की तरफ से भी ऑफर आता है कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हम बड़ा एजुकेशनल एक ग्रुप तैयार कर रहे हैं आपके बैनर के तले। तो इस तरह की चुनौतियां हैं जिससे अपने आप को बचाए रखना पड़ता है। आपके ऊपर कुछ दबाव आया कुछ राजनीतिज्ञों का या कॉर्पोरेट हाउस का कि उनके बच्चों को, उनके जानने वालों को अपनी सुपर 30 का पार्ट बनाइए? थोड़ा बहुत दबाव आया, लेकिन वैसा कोई मुझे कष्ट भी नहीं दिया। ऐसा नहीं किया कि एकदम आपको करना ही है। लोग जानते हैं कि भाई ये एक ऐसा मिशन है जिसमें गरीब बच्चों का भला हो रहा है, इसलिए कोई दबाव नहीं बनाते, बल्कि प्रेम का ही दबाव बनाते हैं। प्रेम का दबाव भी मानना बहुत मुश्किल होता है आपके सामने? हाँ, बहुत उनको मानना मुश्किल होता है, ना कहना भी मुश्किल होता है, लेकिन कहना पड़ता है क्योंकि हम लोगों का मिशन कहीं न बदल जाए, इसका ख्याल रखना पड़ता है। महान वैज्ञानिक और देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब से भी आपकी मुलाकात हुई थी। कैसी रही यह मुलाकात? बहुत अच्छी रही मुलाकात। मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ और उन्होंने काफ़ी अप्रिसिएट किया, और कई लोगों से बाद में मुझे जानकारी मिली, कई गवर्नर से, कई लोगों से, कि उन्होंने हमारे स्कूल की, हमारे प्रयास की तारीफ की। मुझे बड़ा सुखद एहसास हुआ था उनसे। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री जी ने? उन्होंने कहा कि किसी तरह की मदद, किसी तरह की सहायता अगर आपको चाहिए तो मैं देने में बड़ा खुशी महसूस करूंगा। आप अभी एक छोटे से सिंपल झोपड़ी नुमा स्कूल में बच्चों को ट्रेंड करते हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी तो मैं तैयार हूं मदद करने के लिए। मैंने बोला सर, आप भी तो बोड़ा पढ़ के आज इतने दूर तक ऊंचाई आपने तय किया है, तो अच्छा टीचर चाहिए और मेहनती छात्र चाहिए, तब रिजल्ट होता है, तब सफलता मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसे का कोई मायने नहीं है। हमने सुना है कि आपकी सफलता से बॉलीवुड के लोग भी प्रभावित हैं और अब आप पर, आपके काम पर बॉलीवुड के कुछ जाने माने निर्माता निर्देशक फिल्म भी बनाना चाहते हैं? जरूर बनाना चाहते हैं। अभी प्रकाश झा जी ने भी अमिताभ बच्चन को फिल्मों में मैथ पढ़ाने का ट्रेनिंग के लिए मुझे आमंत्रित किया। अमिताभ जी पटना आए हुए थे, काफ़ी तारीफ की, मेरा हौसला बढ़ाया। उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं फिल्मी जगत के जो आते हैं और ऑफर देते रहते हैं कि आइए, इस तरह का काम है, इस तरह का काम है। लेकिन मैं अपने आप को अभी बचाए रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि अपने मार्ग से भटकाव हो। सधे हुए कदमों से अपनी निगाह को जो है सीधे मछली की आंख पर रखना चाहते हैं? जरूर चाहते हैं, लेकिन अगर भविष्य में कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिससे हमारे देश के युवाओं को लाभ मिलता है, उनमें प्रेरणा मिलती है, उनका जोश जागृत होता है, तो मैं उस काम में करने में बड़ा गौरवान्वित महसूस करूंगा। धीरे धीरे सुपर 30 एक पूरी संस्था बन चुकी है। मैनेजमेंट किस तरह करते हैं, और आप जब पटना शहर से बाहर होते हैं तो आपकी अनुपस्थिति में कौन देखरेख करता है? हमारे भाई साहब हैं प्रणव कुमार, वो पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। मेरा काम, मेरी जिम्मेवारी, जवाबदेही सिर्फ शिक्षण तक है, और बड़ा कम मौका मिलता है जब मैं पटना से बाहर जाता हूं। और उस हालात में हमारे 2 शिष्य हैं भूतपूर्व, अमित कुमार और प्रवीण कुमार, राहुल जी, ये लोग हमारे काम को आगे बढ़ाते हैं। क्या आप ट्विटर पर भी हैं? नहीं, फेसबुक, ट्विटर पर
रहने का तो मौका नहीं मिलता है। हालांकि काफ़ी ईमेल आते हैं युवाओं के, छात्रों के। मुझे लगता है कि ट्विटर और फेसबुक एक ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट बन चुकी है कि यदि आप उन पर आते हैं तो देश और दुनिया के नौजवान छात्र आपके अनुभवों से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ज़रूर, अगर मौका मिलता है, समय मिलता है, इस बार पढ़ाई पूरी हो जाती है बच्चों को, तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगा। तो आप आज कमिटमेंट कर रहे हैं कि फेसबुक और ट्विटर पर आएंगे? ज़रूर। आप अपनी कामयाबी का श्रेय किसे देते हैं? हम अपने कामयाबी का श्रेय पूरी संस्था के सभी मेंबर्स को देते हैं। हमारे जो स्टूडेंट भूतपूर्व थे, जो आज हमारे शिक्षक हैं, उनको देते हैं। हमारी माताजी जो बच्चों को लिए खाना तैयार करती हैं, उनको देते हैं। हमारे भाई हैं, उनको देते हैं। हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई, लेकिन आज भी उनकी प्रेरणा हमारे साथ है, उनको देते हैं। और सच पूछिए तो सबसे ज़्यादा उन बच्चों को देते हैं जो 14 से 16 घंटा तक डेली पढ़ाई करते हैं और अभ्यास करते हैं, उनको सफलता का श्रेय देते हैं। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि हमारे देश में कोई बच्चा जो पढ़ना चाहता हो, जो शिक्षा के लिए ललायित हो और पैसे के चलते उसकी शिक्षा रुक रही हो, ऐसी स्थिति न बने। हर बच्चा जो पढ़ना चाहता है, हर बच्चा जो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, वो शिक्षा प्राप्त करे। आपके जीवन पर सर्वाधिक असर किसका है? हमारे पिताजी का है, हमारे गुरुदेव का है। लेकिन सच पूछा जाए तो हमारे पिताजी का है। आज भी मैं सोचता हूँ अपने पिताजी के बारे में तो काफ़ी सेंटिमेंटल हो जाता हूँ और मुझे काफ़ी ताकत मिलती है। अपने गुरुजनों के बारे में कुछ बताइए। मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा हूँ कि उस ज़माने में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, बिना किसी पैसे के, बिना किसी इंटरेस्ट के, हमने गुरुजनों से संपर्क किया और डॉक्टर देवी प्रसाद वर्मा, जो एक बहुत अच्छे गणितज्ञ हैं, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके चरणों में बैठने का मौका मिला और मैथमेटिक्स सीखा। मोहम्मद साहबुद्दीन पटना यूनिवर्सिटी के और बाल गंगाधर बाबू का भी मैं काफ़ी एहसानमंद हूँ, जिन्होंने मुझे काफ़ी सिखाया। और कभी भी मैं निराश हुआ, हताश हुआ, तो उन्होंने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। देश के नौजवान छात्रों को आपका संदेश क्या है? यही है, मेहनत करें, निराश न हो। हमेशा ये सोचें कि लाइफ में अंधकार आता है, तकलीफ़ें आती हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। अंधेरा जितना गहरा आ रहा है, उन्हें खुशी होनी चाहिए कि सुबह उतना ही नज़दीक है। शर्त सिर्फ है कि मेहनत करे रहें। मेहनत करेंगे तो एक न एक दिन प्रकाश आपके जीवन में जरूर आएगा। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी दृढ़ निश्चयी आनंद कुमार से बातचीत जारी रहेगी। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है एक मुलाकात में। आज हमारे साथ हैं सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार। आजकल नौजवानों में एक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा माता पिता से काफ़ी मनभेद रहता है। इस मनभेद को नौजवानों को कैसे कम करना चाहिए, दूर करना चाहिए? हर माता पिता अपने बच्चों का भला चाहता है। एकदम माता पिता चाहते हैं और ये बात को तो बच्चों को एकदम समझनी चाहिए, क्योंकि हमारे पहले गुरु जो होते हैं वो माता पिता होते हैं। और कभी भी बच्चों को ऐसा लगे माता पिता से दूरी महसूस हो तो वो छोटे बच्चों को देखें और देखें उसके लिए माँ कितना जगती है, कितना तपस्या करती है। खाना बच्चा नहीं खाता है, माता जी कितना दुखी होती है। इस बात को महसूस करता है अगर नौजवान और अपने माँ के दर्द को, पिता के प्यार को महसूस करने का प्रयास करता है, तो ये दुराव कभी आ ही नहीं सकता है। उन्हें जरूर माता पिता का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये हमारे भारतीय संस्कार में भी है। जवानी के दिनों में बच्चे
पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने की बजाय बहुत सी इधर उधर की चीज़ों में भटकते रहते हैं। कैसे बच्चों को आप क्या मूल मंत्र देंगे कि जब वे पढ़ने के लिए बैठें, किताब की तरफ देखें तो सिर्फ वो पढ़ने में उनका ध्यान लगे? अब दुनिया इतनी विकसित होते जा रही है, कई देशों की दूरियां सिमट गई है, सारे नेट से जुड़ाव हो गया। ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही चीज कामयाबी दिलाएगी किसी को, वो है शिक्षा। गरीबी से गरीब बच्चा हो, कितने ही गरीब परिवार का हो, अगर वो गरीबी से उबरना चाहता है, नौजवान कुछ कर गुजरना चाहता है, तो शिक्षा को ही वो हथियार बनाए। और अगर ये बात को समझ नहीं पाएगा तो आने वाले टाइम में उसे बहुत दिक्कतों का सामना झेलना पड़ेगा। इसलिए मेरा यही सुझाव है कि मेहनत करें और जी तोड़ मेहनत करें, आपका जीवन अच्छा होगा। आपने बहुत गरीबी झेली है, आज आप जिस मुकाम पर पहुंचे हैं आप उससे संतुष्ट हैं? मैंने बहुत गरीबी झेली है, इतना गरीबी झेली है, पिताजी की मृत्यु हो गई थी, हमारी माँ पापड़ बेलती थी, मैं उसे झोले में लेके साइकिल से घूम में आनंद पापड़ का स्टिकर साट कर रोड में गलियों गलियों में बेचता था। उसी से जो पैसा आता था खाना हम लोग खाते थे। कभी कभी पापड़ की बिक्री नहीं होती थी, चाहे कोई उधार लेके पैसा नहीं देता था, तो भूखे रहने की भी स्थिति कई बार आई है। उसके बाद जब ये स्थिति आती है कि हम लोग संतुष्ट हैं, खाना पीना चल रहा है, और 30 बच्चों को मैं शाम को ट्यूशन पढ़ाकर पैसा कलेक्ट करके खाना पीना खिलाता हूं और पढ़ाता हूं, और 30 बच्चे जब सफल होते हैं मुझे बहुत संतुष्टि होती है। कोई ऐसी बड़ी योजना नहीं कि सुपर 30 को बड़ा रूप दिया जाए? एकदम हमारी एक बहुत अच्छी योजना है। मैं दरअसल में मेरा लाइफ का एक जो ड्रीम है, मैं एक स्कूल खोलना चाहता हूँ, ऐसा स्कूल खोलना चाहता हूँ जिसमें छोटे क्लास के बच्चे आए, दूसरे तीसरी चौथे से हमारे पास बच्चे आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गरीबी के अभाव में, पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपने माता पिता का साथ देते हैं। मैं उस तरह का स्कूल बनाना चाहता हूं जिसमें हर विधाओं की पढ़ाई हो, केवल IIT उसका मकसद ना हो स्कूल का। और आने वाले टाइम में बच्चा 7 साल 8 साल एक सोचने की क्षमता विकसित करते हुए हमारे साथ पढ़े, और इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड हो या फिजिक्स ओलंपियाड हो, पूरी दुनिया में वो अपनी प्रतिभा को बिखेरे। यानी कि अभी तक गणितज्ञ आनंद कुमार जो सिर्फ IIT के क्षेत्र में सक्रिय हैं, आने वाले दिनों में लोग देख सकते हैं कि IIM और सिविल सर्विसेज की तरफ भी बच्चों को ले जाएंगे। हम तो उससे भी आगे की बात सोच रहे हैं, नोबेल प्राइज तक की बात हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट उस समय का इंतजार है कि नोबेल प्राइज का तगमा उन्हें पहनने का मौका मिले, उस दूरी तक सोचना है हम लोगों को। बिल्कुल, आपकी सोच असीमित है, अनंत है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आप अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा भी देते हैं? एकदम देते हैं। सबसे बड़ी शिक्षा जिसकी अभी आपने बात कही, हम देना चाहते हैं बच्चों को, हमेशा इंस्पायर करते हैं कि भाई कभी भी आप अपने माता पिता को न भूलें, उनको कभी दुखी न करें, उनकी खुशी में अपनी खुशी को खोजें, और यही नहीं बल्कि अपने आप को न बदलें। आप IIT कर जाते हैं, आप बड़े इंजीनियर बन जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं, लेकिन आत्मा में भारतीयता बसनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी देखने को मिलता है कि बच्चे पढ़ लिख कर विदेशों की तरफ रुख करते हैं, विदेशी चकाचौंध से प्रभावित होते हैं। क्यों नहीं, जब सफल होते हैं तो भारत में ही नौकरी करते हैं, भारत को अपनी क्षमताओं से और ज़्यादा समृद्ध बनाना चाहते हैं। अब धीरे धीरे हमारे देश में जो देशभक्ति की भावना है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जागृत हो रही है। हमारे देश में भी कई सुविधाएं काफ़ी आई हैं, इसलिए ये ट्रेंड धीरे धीरे अब चेंज कर रहा है हमारे नॉलेज में। और खासकर हमारे बच्चे जो होते हैं वो तो एकदम चाहते हैं कि चाहे जो भी बातें हों, चाहे हालात जो भी बने, कुछ दिन विदेश में रह लें, कुछ तकनीक सीख लें, कुछ नॉलेज डेवलप कर लें, लेकिन हमारी जो क्षमता है उसकी उपयोगिता हमारे देश में ही। अपने प्रोफेशनल कामों के अलावा अपने कुछ और पसंद के बारे में बताइए आनंद जी। मुझे अच्छा लगता है म्यूजिक सुनना, स्पेशली इंडियन क्लासिकल म्यूजिक मैं बहुत सुनता हूँ, और अच्छे अच्छे हमारे देश में संगीतज्ञ हैं, उनका मैं रसास्वादन करता हूँ। खाना पीना का भी मैं शौकीन हूँ, शाकाहारी खाना जो बढ़िया होता है मैं खाना पसंद करता हूँ। हमारे दर्शक यदि आपको कोई सुझाव देना चाहें तो आपको कैसे संपर्क कर सकते हैं? कोई भी हमें सुझाव देना चाहेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, हमारे वेबसाइट पर जाके कॉन्टैक्ट में जाएं और मुझे मेल लिखें। मेरे वेबसाइट का एड्रेस है www.super30.org। चलते चलते देश के नौजवानों को आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश के नौजवानों में काफ़ी क्षमता है, उनमें काफ़ी प्रतिभा है, काफ़ी मेहनत करने की ताकत है। मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ बदलते रहती हैं, परिस्थितियाँ कभी खराब आ सकती हैं, लेकिन उससे घबराएं नहीं, मनोबल बढ़ाए रखें।
आपको सफलता जरूर मिलेगी। बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर तूफान हो कश्ती निकल सकती है। मेरे नौजवान, मेरे युवा छात्र निराश न हो, मायूस न हो, मेहनत करें, आपकी भी किस्मत जरूर बदल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए। तो ये थे सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जी, जिन्होंने बेबाकी के साथ अपनी राय हमारे बीच रखी। आनंद जी ने साबित किया है कि कैसे एक गरीब, ईमानदार और मेहनतकश नौजवान देश और दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच सकता है। समूचे देश को नाज है आनंद कुमार पर, और हम उम्मीद करते हैं कि आनंद कुमार के द्वारा पढ़ाए गए बच्चे भी इनके पद चिन्हों पर चलते हुए भारत मां की सेवा करेंगे।